हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी आज की लेक्चर सीरीज चल रही थी और उसमें आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले रेखीय समीकरण। अब देखो, लास्ट चैप्टर में हम लोग समीकरण और सर्व समीकरण के बारे में समझ चुके थे। अब उसी सीरीज को, ठीक है, उसी लेक्चर को एक तरह से हमें क्या करना है, अब हमें स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि इस नाम में ही समझ में आ रहा है हमें, जो चैप्टर का नाम है हमारे क्या है कि एक चर वाले, ठीक है, और कैसा होना चाहिए, रेखीय होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, समीकरण होना चाहिए। अब समीकरण के बारे में हम समझ चुके थे। जिन लोगों ने मेरी उस वीडियो को ना देखा हो, प्रीवियस वीडियो को, वो ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि समीकरण आखिर हम किसे कहते हैं। तो देखो, अब समीकरण में हमें एक बात समझ में आती है कि इस तरीके से अगर कोई भी एक इक्वलिटी के साथ, ठीक है, इस बराबर के निशान के साथ अगर कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो उसे हम क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। लेकिन अब बात आती है कि यहाँ पे इन्होंने हमें दो कंडीशंस और दी हैं, जिसमें इन्होंने बोला है एक चर। एक चर का मतलब, अब चर का मतलब हम समझ चुके हैं कि जिस चीज़ की जो वैल्यू होती है, जब मान होता है, वो फिक्स नहीं होता, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, चढ़ता रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, चर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे समीकरण जिसमें केवल एक चर हो, पहली बात। दूसरी कंडीशन कि वो रेखीय। रेखीय का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो हमारा चर है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, रेखीय का मतलब क्या होता है कि जो हमारा चर हमें इक्वेशन में दिया हुआ है उसकी जो घात होनी चाहिए वो एक होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही समीकरण को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ही समीकरण को हम बोलते हैं रेखीय समीकरण, जो कि एक चर में होते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें सारी कंडीशंस फुलफिल होती, तो अब इसमें सारी हमारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं। क्या हो रही हैं, देखो, समीकरण है, बिल्कुल है। एक चर है, बिल्कुल है, क्योंकि केवल x ही है। रेखीय है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे जो x की घात है वो कितनी है, 1, यानी कि x की जो पावर है हमारे पास वो कितनी है, 1। तो आई होप अब आपको चैप्टर के नाम से क्लियर हो चुका है कि आखिर हम कौन सी इक्वेशंस के बारे में, कौन सी समीकरण के बारे में इस चैप्टर में पूरे में बात करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी, जब हमने सर्व समीकरण और समीकरण के बारे में समझा था, उसमें मैंने आपको एक हल्का फुल्का आइडिया दिया था कि किस तरीके से हम इन समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम जितने भी मेथड्स हो सकते हैं हमारे समीकरण को सॉल्व करने के लिए, वो सारे के सारे हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको समीकरण से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो जैसे कि मैंने मान लीजिए एक इक्वेशन यहाँ पे लिख दी, 2y + 5 = 9 - 3y। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी हमारे पास एक रेखीय समीकरण है। देखो, एक ही तरह का चर चल रहा है, ठीक है, केवल y चल रहा है। ठीक है, दोनों की घात कितनी है यहाँ पे, एक और एक, बीच में = का साइन है, यानी कि ये समीकरण है। तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, यानी कि ये वही इक्वेशन है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। और क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो 2t = 0, ठीक है, एक ही है चर, घात एक है, = का साइन भी है, तीनों चीज़ें फुलफिल हो गई। जैसे कि और हम क्या ले सकते हैं, 4z = 4 - 5z। ठीक है, ये भी एक हमारे पास क्या है, ये भी फिर से एक रेखीय समीकरण है एक चर में, क्योंकि देखो एक ही चर है z और z, घात कितनी है, एक, बीच में = का साइन। तीन कंडीशंस अगर हमें मिल जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि कोई समीकरण क्या है, एक चर वाला रेखीय समीकरण है। तो तीनों कंडीशंस आपको देखनी है। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, आपको वो एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दे देगा बना के, और आपसे या तो ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एक चर में रेखीय समीकरण है या कौन सा नहीं है। तो बस आपको क्या करना है, इन तीन कंडीशंस को ध्यान रखना है। क्या क्या, केवल एक चर होना चाहिए, या तो x हो या y हो या z हो, a हो b हो, लेकिन एक ही तरीके का चर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, जो हमारा चर वाला भाग है, ठीक है, जो चर है हमारे पास, उसकी जो घात है वो एक होनी चाहिए, पावर एक होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, इस तरीके से हमारे पास एक = का साइन होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन है तो वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाला रेखीय समीकरण है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब हम चलते हैं इनके मेथड्स की तरफ कि कौन कौन से मेथड्स के थ्रू हम इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर इनके सॉल्विंग मेथड्स की बात आती है, इनको हल करने की विधियों की बात आती है, तो मेनली हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि कौन सा मेथड हम कहाँ पे हमें लगाना चाहिए, मतलब कहाँ पे वो ईजी रहता है। तो देखो, सबसे पहला जो मेथड होता है हमारे पास वो होता है प्रत्यन एवं त्रुटि त्रुटि विधि।
जिसको हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, अब देखो इसके नाम से ही हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें ना बार बार ट्राई करना है। ठीक है, हमें अपनी गलतियों से सीखना है। ठीक है, हमें इसमें क्या होगा कि हमने कोई वैल्यू पुट करी, ठीक, फिर क्या होगा अगर हमारा आंसर उससे ठीक आ रहा है, मतलब जो हम चाहते हैं वो हमारा डिजायरेबल आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर हम कुछ और वैल्यू पुट करेंगे। इसी तरीके से हम तब तक अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं जब तक हमारे पास हमारा डिजायर्ड आंसर नहीं आ जाता। इसके बाद जो हमारे पास है वो है सेकेंड मेथड, वो है व्यवस्थित विधि। व्यवस्थित विधि जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक मेथड। अभी हम इनको सारे मेथड्स को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे कि आखिर किस तरीके से हम इसमें सॉल्व करते हैं, किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स हमें ध्यान में रखने चाहिए जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, इन मेथड के थ्रू क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद है हमारे पास थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट पक्षांतर विधि। और सबसे ज़्यादा जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो यही होता है। या आपको याद हो तो जब मैंने प्रीवियस क्लास में आपको समीकरण का हल करवाया था तभी भी मैंने यही मेथड यूज़ करा था, पक्षांतर विधि यूज़ करी थी। और इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं कराए थे, क्योंकि मैंने अभी आपको ये सिस्टमेटिक तरीके से तीनों मेथड्स नहीं सिखाए थे। तो इस चैप्टर में जितने भी मेथड्स हैं, जो भी तरीके हो सकते हैं, हम वो सारे सीख जाएंगे। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसपोजिशन मेथड। अब देखो आपके मन में आ रहा हो कि आखिर 3 मेथड्स बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी हमें। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है ना, ट्रायल एंड एरर, इससे हमारी जो सिंपल सी इक्वेशंस होती हैं वो तो सॉल्व हो जाती हैं, जो हमारे बिल्कुल साधारण से समीकरण होते हैं वो तो हल हो जाते हैं। लेकिन जो अगर हमारे डिफिकल्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो हमारे कहते हैं कि बड़े बड़े हमारे समीकरण जब आ जाते हैं तो उसमें हमें दिक्कत होती है। सबसे अच्छा मेथड जो माना जाता है वो होता है हमारा पक्षांतर से आपका कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन स्टिल आपके सिलेबस में तीनों हैं तो हम तीनों को ही एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्ययन एवं त्रुटि विधि यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड को। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा जो फर्स्ट मेथड है जिसका कि नाम ही है कि प्रत्ययन एवं त्रुटि विधि, यानी कि हमें बार बार क्या करना है, बार बार हमें किसी चीज़ को ट्राई करना है, बार बार हमें कोशिश करनी है। ठीक है, और जो अगर हमारी गलती आएगी तो हमें उसे सीख कर नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ना है। तो जैसे कि हमने कहावत सुनी है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो वही चीज़ इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होती है कि अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो एट द एंड हमारा आंसर आ ही जाएगा। तो सबसे पहले मेनली जो हम पुट करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं वो हम जनरली स्टार्ट करते हैं 1 से। ठीक है, तो अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रख के देखती हूँ x इज इक्वल टू 1, सबसे पहले मैंने इस समीकरण में रखा x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा 1 + 9, ठीक है, ये हो जाएगा 10। तो क्या 10 हमारा 18 के इक्वल होता है? नहीं होता। ठीक है, नहीं होता, तो इसलिए जो x इज इक्वल टू 1 है ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 रख के देखेंगे, तो आप देखोगे कि 2 + 9 जब आप करोगे तो कितना आएगा, 11। ये भी 18 के बराबर नहीं आ रहा, तो मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं बनने वाला। इसी तरीके से हमने रख के देखा x इज इक्वल टू 3, यानी कि x को हमने बराबर मान दिया 3 का। जब हम 3 रख के देखेंगे तो कितना आने वाला है, 3 + 9 12, ये भी नहीं बनेगा। इसी तरीके से जब हमने 4 रखा तो 4 + 9 13। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इस मेथड का नाम प्रत्ययन एवं त्रुटि क्यों रखा गया, क्योंकि हमें बार बार यहाँ पे कोशिश करते रहना है। तो 4 से भी हमारा आंसर नहीं आ रहा। अब ऐसे करते, ठीक है, इसी तरीके से करते जब आप 9 पे पहुंचोगे स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे 9, तो क्या मिलेगा हमें मिलने वाला है 9 + 9 इज इक्वल टू 18 मिलने वाला है, 9 + 9, और यही तो हमें चाहिए, 18 ही तो हमें चाहिए था। यानी कि हमारी x का यहाँ पे मान क्या आने वाला है, यहाँ पर हमारा x का मान आने वाला है 9, x का मान आने वाला है यहाँ पे 9। आई होप चीज़ें क्लियर है। चलो इसी तरीके से ना एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, तो अगर कोई कंफ्यूजन रही भी होगी तो वो क्लियर हो जाएगी। वही मेथड
फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 से रखना यहाँ पे हम शुरू कर देंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखा तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 4 इंटू 1। मैंने कहा था कि जब कोई साइन ना हो बीच में तो क्या मानते हैं उसको, मल्टीप्लाई। तो हमने इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। अब देखो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 4 + 8 यानी कि 12। 12 तो हमारा आंसर नहीं है, हमें तो 24 चाहिए, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है। अब हम रख के देखेंगे यहाँ पे 2। तो जब हमने यहाँ पे 2 रखा तो क्या मिलेगा हमें, 4 इंटू 2 + 8 यानी कि 8 + 8 यानी कि ये मिला 16 और ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे x इज इक्वल टू 3 रख के। तो जब हमने यहाँ पे 3 रखा तो क्या मिलेगा हमें मिला 4 इंटू 3 + 8। 4 3 जा कितना होता है 12, 12 + 8 कितना मिला, ये मिला हमें 20। लेकिन हमारा ये भी आंसर नहीं है। तो फिर से अब लगातार हमें कोशिश करते रहना है। तो x इज इक्वल टू 4 रख के देखा तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 4 + 8। 4 4 जा हम जानते हैं कितना है 16, 16 + 8 करेंगे तो अब ये हमें मिल गया 24 और यही तो हमें चाहिए था। यानी कि x के कौन से मान के लिए हमारा जो आंसर है वो सेम आ गया, ये आ गया 4 के लिए। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा x इज इक्वल टू 4। यानी कि जब हम इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हल करेंगे, ठीक है, तो 4 रखने पर हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखो आपको एक इस मेथड से ना एक बात समझ में आ गई होगी कि काफ़ी लेंदी मेथड है। एग्जाम में हम जनरली इस मेथड से क्वेश्चन नहीं करते हैं जब तक हमें एग्जामिनर ना कहे कि आपको इसी मेथड से करना है। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको क्वेश्चन में लिख कर आएगा कि इसी त्रुटि एवं प्रत्यय के ध्यान से करिए तो ही करना है, अदरवाइज हम इन मेथड को इस मेथड से हम सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी तो हमारा आंसर 4 तक आ भी गया, क्या पता ये और चलता है ना। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमारे पास केवल 1 ही घंटा होता है जिसमें कि हमें पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। तो मेनली जो हम मेथड्स यूज़ करते हैं वो या तो सिस्टमैटिक मेथड या फिर हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोजिशन यानी कि व्यवस्थित या फिर पक्षांतर विधि। तो चलिए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने सेकंड विधि की तरफ जिसका नाम है व्यवस्थित विधि। देखिए स्टूडेंट्स, अब इस मेथड की एक खास बात होती है हमारे पास कि क्या हमारे पास जो यहाँ पे चर राशि होती है हमें क्या करना होता है, उसको अलग करना होता है, उसको सेपरेट करना होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम इसको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, अलग करने के लिए क्या करते हैं। देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो x है वो इस साइड है, ठीक है, इधर हमारे पास कोई भी x नहीं है, कोई भी चर राशि नहीं है, तो हमें इस x को अकेला करना है। अब इस x को अकेला करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं हमें उनको हटाना है। ठीक, अब मैथ्स का एक रूल होता है स्टूडेंट्स कि जो ऑपरेशन, ठीक है, जो संक्रिया आप इसके बाएं पक्ष में करेंगे वही संक्रिया आप इसके दाएं पक्ष में भी करेंगे। अब इस बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का मतलब क्या है, इज इक्वल टू ये जो बराबर का निशान है, ठीक है। अब आप ऐसे खड़े होकर देखो, जो बराबर का निशान है जो आपके बाएं हाथ की तरफ है वो बायां पक्ष, जो आपके दाएं हाथ की तरफ है वो दायां पक्ष। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें यहाँ पे देखना है कि जो ऑपरेशन, जो संक्रिया हम बाएं पक्ष में करेंगे वही संक्रिया हम दाएं पक्ष में भी करेंगे। ठीक है, इतनी बात पहला पॉइंट हमें याद रखना है। दूसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है, हमें इस x को अकेला करना है। अब x को अकेला करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इस 8 को हटाना पड़ेगा, ठीक है, फिर दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, इस 4 को हटाना पड़ेगा। अब इस 8 को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 8 जुड़ा हुआ है ना, अगर मैं 8 को माइनस कर दूँ दोनों साइड से, 8 को घटा दूँ दोनों साइड से, तो क्या होगा, ये 8 मेरा यहाँ से हट जाएगा। क्या कहने का मतलब है मेरा, चलिए क्वेश्चन के साथ साथ ही समझते हैं। सबसे पहले तो ये क्या है, हमारा बायां पक्ष, ठीक, और ये है हमारा दायां पक्ष। ये दो चीज़ें हमें देखनी है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, ये आपको ऐसे एग्जाम में नहीं लिख के आना। तो अब मैंने आपसे कहा मुझे इस 8 को यहाँ से हटाना है। 8 कैसा है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो मुझे इसे घटाना पड़ेगा। तो देखो अब मैंने आपसे कहा कि जो चीज़ मैं बाएं पक्ष में करूँगी वही मैं दाएं पक्ष में भी करूँगी। अगर मैंने 8 को बाएं पक्ष में से घटाया है तो मैं इसको दाएं पक्ष में से भी घटा दूँगी। आई मेरी बात समझ में। अब देखो ये +8 -8 कैंसिल, ठीक है, 8 में से 8 गया 0, तो अब यहाँ पे क्या बच गया, हमारे पास बच गया 4x, और जैसे ही आप 24 में से 8 को माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या बचने वाला है हमारे पास, ये आ जाएगा आपके पास 16। ठीक, इतनी बात।
अब देखो, अब ये 4 और x जो है ये साथ में कैसे बैठे हुए हैं, इनके बीच में कौन सी संक्रिया लगी हुई है, इनके बीच में लगी हुई है मल्टीप्लिकेशन की संक्रिया, यानी कि गुणा की संक्रिया। तो गुणा का अपोजिट क्या होता है, गुणा का मैंने आपको बताया था होता है भाग। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 से दोनों पक्षों में हम इनको भाग दे देंगे। तो देखो हम यहाँ पे करेंगे 4 से भाग, तो बाएं पक्ष में जो करा है वही आपको दाएं पक्ष में भी करना पड़ेगा। 4 से 4 कट जाएगा, जब आप इसको काटोगे तो ये भी आ जाएगा 4, यानी कि x बराबर 4, यानी कि x का जो मान है वो आ गया है 4। अब आपको ध्यान हो इसी सेम क्वेश्चन को, ठीक है, अभी हमने प्रत्यय एवं जब त्रुटि के माध्यम से किया था तो भी हमारा आंसर 4 आया था और इससे भी 4 आया। तो कहने का मतलब है कि आप एक समीकरण को किसी भी विधि से सॉल्व कर लो, आंसर तो आपका सेम ही आने वाला है। बस तीनों विधियों में क्या डिफरेंस रहेगा कि आपका टाइम बचेगा, ठीक है, आपकी मेहनत बचेगी, वो मेन चीज़ है। और वही तो एग्जाम में हमें ध्यान रखना है कि हम टाइम रहते अपना पेपर पूरा कर लें। चलो इसी तरीके से अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इन तीनों विधियों पर, ठीक है, मेनली जो हमारी अब लास्ट की दोनों विधियां हैं उस पर तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि उसी से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे चर राशि क्या है हमारे पास, तो आप बताओगे मैम m है, तो हमें साफ साफ दिख रही है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस m को अकेला करना है। m को अकेला करने के लिए हमें इस 1 को, इस 3 को और इस 4 को, तीनों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये है हमारे पास दायां पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड। तो वही काम, जो काम आप बाएं पक्ष में करोगे वही काम आप दाएं पक्ष में भी करोगे। तो हमें यहाँ पे -1 है, तो -1 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा +1। तो अगर हम बाएं पक्ष में +1 करते हैं, ठीक है, अगर हम बाएं पक्ष में +1 करते हैं तो हमें दाएं में भी यही काम करना पड़ेगा। तो 1 से 1 कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, 4m = 3 बराबर 4, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 3, ठीक, 3। तो 4 कैसा है मल्टीप्लाई में और 3 कैसा है डिवाइड में। तो 3 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो भाग में है तो हमें यहाँ पे गुणा करनी पड़ेगी, ठीक। तो अब हम कर देंगे दोनों पक्षों में 3 से गुणा। तो यहाँ पे आने वाला है स्टूडेंट्स, 3 से 3 गया तो ये बचा 4m = 12, 4m = 12 यहाँ पे हमारा बच गया। अब देखो 4 और m के बीच में कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं है, मतलब गुणा। तो गुणा को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा दोनों पक्षों में 4 से भाग। और जैसे ही आप दोनों पक्षों में 4 से भाग करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल, इससे जाएगा ये हमारा 3 गुना, यानी कि 4 दिया होता है 12, यानी कि जो m का मान आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास वो यहाँ से कितना आने वाला है, 3 आने वाला है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, स्टिल कोई प्रॉब्लम है आप टेलीग्राम चैनल पे कमेंट सेक्शन में मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसी मेथड पर। तो आइए स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब हमें दिया हुआ है 5p + 15 = 25। हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, p का मान, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है -2y + 9 = 4, यानी कि यहाँ पे हमें y का मान ज्ञात करना है। तो देखो हमें फिर से क्या करना है, जो हमारी चर राशियां हैं उनको हमें अलग करना है। अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस का 15, तो प्लस का 15 हटाने के लिए अब हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष में कर देंगे -15। तो जो काम बाएं पक्ष में होगा वही काम दाएं पक्ष में भी होगा। अब +15 - 15 कैंसिल, तो क्या बचा, ये बचा 5p = 10, ठीक। अब देखो 5 और p कौन सा रिलेशन है, गुणा का। तो गुणा को हटाने के लिए क्या करते हैं, भाग, यानी कि हम लिखेंगे 5p भाग 5 से, और यहाँ पर भी हम कर देंगे भाग 5 से। 5 से 5 कैंसिल, इसको काटोगे तो ये आएगा 2, यानी कि p का मान आपके पास आ चुका है 2। तो हमें सिंपली यहाँ पे बस क्या ध्यान रखना है कि जो भी हमारी चर राशि है उसको हमें बिल्कुल अलग करना है, ठीक है। उसका जो गुणांक है ना स्टूडेंट्स,
वो हमारे पास 1 होना चाहिए, उसके साथ हमारे पास कोई भी संख्या, कोई भी चिन्ह नहीं होना चाहिए। कोई भी चिन्ह से मेरा मतलब है माइनस का चिन्ह नहीं होना चाहिए और गुणांक 1 होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये p का मान निकल चुका है। अब देखो इसी के साथ स्टूडेंट एक चीज़ और, वो कभी कभी क्या करता है आपसे, वो ये बोलता है कि यहाँ पे ना आप इसका मान निकालिए और साथ ही साथ इसको वेरीफाई भी कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, इसकी जाँच भी करनी है, इसका वेरिफिकेशन भी करना है। तो जाँच करने के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास मान आया है, ठीक है, जो भी हमारे पास हमारा आंसर आया है उसको हम क्या करते हैं, अपने समीकरण में रख के देखते हैं कि क्या हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो यानी कि जो हमने उत्तर निकाला है, जो हमारा आंसर आया है वो एकदम ठीक है। तो जैसे कि मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या है हमारा मान, ये आया है p का मान 2, तो p के मान की जगह आप 2 रखिए यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आपको 5 × 2 + 15 = 25। तो अब देखो 5 × 2 करोगे तो 10, ये आएगा 15 = 25, 10 और 15 को जोड़ोगे तो 25 = 25। तो बिल्कुल यानी कि जो हमारा ये आंसर आया है, जो हमारा मान आया है p का, वो एकदम ठीक है। ठीक है, ये काम हम तब करेंगे जब वो कहेगा कि हल करिए और हल की जांच भी करिए। ठीक है, आंसर और उसका वेरिफिकेशन करिए। चलो इसी तरीके से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कि हमें y का मान ज्ञात करना है, y को अकेला करना है। इसको अकेला करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे है प्लस का 9, तो प्लस का 9 को अगर हमें हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का 9। तो अगर हमने बाएं पक्ष में घटाया है तो हमें दाएं पक्ष में भी घटाना पड़ेगा इस 9 को। तो क्या होने वाला है, +9 -9 कैंसिल, माइनस का 2y = ठीक है, 4 में से 9 जाएगा तो बचेगा माइनस का 5। ठीक है, क्योंकि हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं तो आंसर हमारा माइनस के साइन के साथ, माइनस के निशान के साथ आने वाला है। अब देखो ये कैसा है, माइनस का 2 यहाँ पे ये है गुणा में। ठीक, अब एक तो देखो 2 गुणा में है और एक माइनस का साइन भी गुणा में है, तो हमें माइनस को भी हटाना है और हमें इस 2 को भी हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इस बार हम करेंगे इसको -2 से भाग। ठीक, तो जब हम इसको -2 से भाग करेंगे बाएं पक्ष में, तो हमें यही काम दाएं पक्ष में भी करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल करना पड़ेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा y और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचा 5/2 यानी कि 5/2 आ गया हमारा मान। अब फिर से बात आती है अगर इसको वेरीफाई करने की, इसको जांच करने की, तो कैसे करेंगे, बस आपको इस मान को उठा के y की जगह पे रख देना है। तो रख के देख लेते हैं कि क्या हमारा आंसर आ रहा है, -2, ठीक है, 5/2, कोई साइन नहीं है, गुणा का साइन था इसलिए मैंने यहाँ पे गुणा का साइन लगाया है, +9 = 4। अब देखो 2 से 2 घटा, क्या बचा, -5 + 9 = 4, 9 और 5, माइनस प्लस माइनस, मैंने कहा था ताकतवर वाले का साइन आता है, ताकतवर वाले का जो चिन्ह है वो हमारे आंसर में आता है। तो ताकतवर के पास है प्लस का साइन, यानी कि आंसर में आएगा प्लस का साइन। और कितना आएगा, 9 में से 5 गया तो 4। अब आप देख सकते हो कि जो बायां पक्ष है और दायां पक्ष है वो एकदम बराबर आ चुका है, यानी कि हमने जो उत्तर निकाला है वो एकदम है ठीक। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हमारी व्यवस्थित विधि खत्म होती है। खत्म होने का मतलब है कि मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स करा दिए। अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर की तो हम और भी एग्जाम्पल्स को करेंगे। इसी तरीके से अब इसके साथ हम चलते हैं अपने तीसरे मेथड की तरफ। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मेथड मैं आपको पहले भी, जो आपका हमारा पिछला चैप्टर था जब हमने समीकरण का हल करना सीखा था, उसमें भी मैं हल्का फुल्का आपको बता चुकी थी। तो वहाँ पे भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो प्लस होता है वो माइनस में और माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से जो मल्टीप्लाई है, गुणा है, वो हमारे पास भाग में जाता है और जो वैल्यू भाग में होती है वो गुणा में जाती है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। जैसे कि अब हमारे पास है ये हमारा पहला क्वेश्चन, ये दूसरा और ये तीसरा, तो एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। और इसमें भी हमें वही करना है कि जो हमारी चर राशि है उसको हमें अलग करना है, उसके गुणांक को हमें 1 बनाना है। अब देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है t/5 = 10। हमें यहाँ पे क्या करना है, t का मान ज्ञात करना है। अब देखो हमें यहाँ पे चेक करना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो इन दोनों में सीधा सीधा मुझे दिखाई दे रहा है भाग का रिलेशन है। ठीक है,
कैसा संबंध है, भाग का संबंध है। तो मैंने आपको बताया भाग का संबंध किस में चेंज होता है, ये चेंज होता है गुणा में। और कब चेंज होता है इस बात का ध्यान रखिएगा, जब हम किसी वैल्यू का, किसी नंबर का पक्ष चेंज करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई नंबर बाएं पक्ष में लिखा हुआ है और जब हम उसको दाएं पक्ष में लेके जाएंगे तो इस तरीके से हमारे जो नंबर्स हैं उनका जो रिलेशन है, उनका जो संबंध है वो चेंज होगा, ठीक है। जब हम पक्ष चेंज करेंगे तो गुणा भाग में और भाग गुणा में, लेकिन पक्ष चेंज करने पर। इसी तरीके से प्लस माइनस में और माइनस प्लस में, लेकिन ये भी पक्ष चेंज करने पर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पक्ष चेंज करेंगे तो ये इस तरीके से हमारे पास जो साइन है वो बदलेंगे, जो संबंध है वो बदलेंगे। तो देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे ये भाग में है तो अगर हम पक्ष चेंज करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो टी का मान आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 50, ये आएगा हमारे पास 50। तो अब आप चाहे इसको त्रुटि एवं प्रत्यय के सिद्धांत से कर लीजिए, चाहे इसको आप व्यवस्थित मेथड से, विधि से कर लीजिए। देखो व्यवस्थित विधि से करते तो क्या होता, यहाँ पे हमारे पास भाग में है ना, तो हमें इसको 5 से गुणा करनी पड़ती दोनों पक्षों में। जब हम दोनों पक्षों में गुणा करते तो इधर तो 5 से 5 कैंसिल और 5 × 10 50 हमारा आंसर आ जाता। चलो इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास x के साथ प्लस में लिखी गई है, ठीक है। ये हमारे पास x में जुड़ रही है, तो हमें तो x को अलग करना है ना। x को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दाएं पक्ष में लेके जाना पड़ेगा। और जैसे ही हम इसको दाएं पक्ष में लेके जाएंगे तो इसका संबंध हो जाएगा चेंज, इसका संबंध बदल जाएगा। तो यहाँ पे ये कैसा है, प्लस में। हमें क्या करना होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो नंबर है, जो संख्या है, उसके पहले वाला साइन हमें देखना होता है। तो इसके पहले कोई साइन नहीं है, यानी कि ये धनात्मक है, ठीक है। धनात्मक है तो उधर जाके ऋणात्मक होने वाला है, क्योंकि ये हमारा रूल कहता है कि पक्ष चेंज होगा तो इनके संबंध भी चेंज होंगे। तो इनके संबंध चेंज होते ही क्या हो जाएगा, ये है 17 - 7। अब ये दाएं पक्ष में था पहले भी, अभी भी दाएं पक्ष में है, तो इसके साथ कोई छेड़खानी हमने नहीं करी है, तो यहाँ पे भी कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होगा। लेकिन अब 3/7 को उठा के हम उधर ले गए, ठीक है, हमने इसके साथ छेड़खानी कर दी, तो इसका जो साइन है वो चेंज होगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 3/7, यानी कि 3/7। अब ये तो मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था, किसमें, परिमेय संख्या में, कि दो परिमेय संख्या को किस तरीके से हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो शायद अब आप चीज़ें समझ पा रहे हैं कि कितना ज़रूरी है किसी चीज़ को सीरीज वाइज में पढ़ना, कॉन्टिन्यूएशन में पढ़ना। क्योंकि देखो अगर किसी बच्चे ने चैप्टर ही पहले स्टार्ट कर दिया और उसको परिमेय संख्या का ज्ञान नहीं है, ठीक है, उसको प्लस माइनस नहीं आता परिमेय संख्याओं में, तो वो यहाँ पे आके अटक जाएगा, इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसीलिए सारी चीज़ों को एकदम आपको क्वांटिनेशन में सीरीज में पढ़ना है। तो अगर मैं यहाँ पे लेसे निकालूंगी तो वो 7 आने वाला है, और ये बचेगा 17 - 3, यानी कि आंसर आएगा 14/7। अब आप देखो क्या ये कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। तो ये हमारे पास कट के आ जाएगा, x का मान कितना, 2, x का मान 2। अब अगर वो आपसे कहता कि यहाँ पे इसकी जांच भी करी है तो बस कुछ नहीं करना था, आप यहाँ पे 2 रख के देखो, ठीक है, लेसे लेके सॉल्व करो, आंसर आपका 17/7 ही आएगा, और उससे आपको पता चल जाएगा कि हमने ठीक तरीके से क्वेश्चन का हल किया है। चलिए इस तरीके से हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हमें क्या दिया हुआ है, 7x + 3 = 17, ठीक है। तो एक एक करके चीज़ों को अलग करते हैं। तो अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस 3 को इधर लेके जाऊँगी। तो जैसे ही मैं इस 3 को इधर लेके गई तो इसका साइन चेंज, प्लस में था उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो कितना आया, ये आया 14, ठीक है। अब ये गुणा में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग, यानी कि ये जाएगा कट, तो x का मान आ गया 2। तो आई होप अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल सीखते हैं हम इसी विधि के थ्रू। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, माइनस का 4x = 24, हमें यहाँ पे फिर से x का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को अकेला करने के लिए देखिए माइनस का 4 कैसा है, यहाँ पे गुणा में है, तो उधर जाके कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग में, यानी कि जैसे ही हम इसका पक्ष चेंज करेंगे ये चला जाएगा भाग में। अब देखो क्या ये कट सकता है, बिल्कुल 4 से 24 कट सकता है, कितनी बार, 6 बार। अब यहाँ पे माइनस का साइन तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा, यानी कि आंसर आ गया है x = -6। चलो इसी तरीके से करते हैं ये क्वेश्चन। अब आपको लग रहा होगा अरे यहाँ तो दोनों पक्षों में हमारे पास
एक्स है दोनों ही पक्षों में हमारे पास क्या है, यहाँ पे अचर राशि है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ईजी है। देखो अगर आपके सामने कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें दोनों पक्षों में चर राशि, दोनों ही पक्षों में अचर राशि दे रखी हो, तो क्या करना है, चर राशि को एक पक्ष में ले आइए, बिना चर वाली को एक पक्ष में ले जाइए। क्या कहने का मतलब है मेरा, हम क्या करेंगे, इस 3x को तो ले जाएंगे इधर और इस 2x को ले आएंगे इधर, ठीक है। 3x को ले गए हम इधर और 2 को ले जाएंगे हम उधर, ठीक है। एक तरफ बाएं पक्ष में हमने रख लिए x वाले और दाएं पक्ष में हमें कर लिए बिना x वाले। तो अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, चिन्हों का हमें बहुत ध्यान रखना है। ये 3x का चिन्ह क्या है, यहाँ पे प्लस, इस 2 का चिन्ह क्या है, यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो उधर जाके हमारे पास जैसे ही पक्ष चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, और जैसे ही हम 2 को लेके जाएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस में। अब हमें 4 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। 4 के पास कौन सा चिन्ह था, माइनस का, दाएं पक्ष में था पहले भी, अभी भी दाएं पक्ष में है, तो हमने उसमें कोई भी चिन्ह चेंज नहीं करा है। सॉल्व करते हैं, 6x में से गए 3x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमने बीजीय व्यंजक को घटाना जोड़ना सीखा था वो आपका काम आने वाला है, ठीक है। तो बार बार बस मैं आपको यही बात बताना चाहती हूँ कि पीछे की जितने भी चैप्टर्स थे वो आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में किसी ना किसी तरीके से ज़रूर हेल्प करेंगे। तो 6x में से 3x गया तो 3x बराबर -4 -2, माइनस माइनस प्लस, क्या कॉन्सेप्ट आ गया, पूर्णांकों का कॉन्सेप्ट आ गया। -4 -2 माइनस का 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और साइन किसका आता है, माइनस का। अब हम क्या करेंगे, अब x के साथ 3 का कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध है, गुणा का। तो उधर जाके क्या होने वाला है, ये होने वाला है भाग में। तो यानी कि x इज इक्वल टू कितना आएगा, -2, क्योंकि ये इसे कट जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक बात सोचने वाली है कि चाहे माइनस का साइन नीचे हो, हर में हो, चाहे अंश में हो, अगर एक है तो यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे हमारे पास उत्तर में आएगा। मतलब माइनस के साइन को आपको छोड़ के नहीं आना है, मेरा सिंपली कहने का मतलब ये है। चलो अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करूँगी, तो बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। तो कुछ स्टूडेंट्स को आपको ये लग रहा होगा कि मैम ने तो अरे सेम ही क्वेश्चन लिखे हैं, 3x + 6, यहाँ पे भी 3x + 6, ठीक है, और बराबर में दोनों में 24 है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहीं पे हम लोगों की गलती होती है कि हमें लगता है कि जो दोनों क्वेश्चन हैं ये सेम है और हम इनको सेम तरीके से ही क्वेश्चन पेपर में हल करके आ जाते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। देखो ध्यान से देखना है आपको कि इन दोनों क्वेश्चन में क्या अलग है, ठीक है, कैसे इन दोनों क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। तो अब देखो हमें क्या करना है, x को अकेला करना है। x को अकेला करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इधर प्लस का है तो जैसे ही हम इसको दाएं पक्ष में लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का। तो ये हो गया 24 - 6। जैसे ही आप इसको माइनस करोगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा 18। अब ये कैसा है, इसके साथ गुणा में, तो दूसरे पक्ष में जाके क्या हो जाएगा, ये भाग का हो जाएगा। यानी कि x का मान यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 6, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए क्वेश्चन को। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ जो कि आपको लग रहा था कि ये दोनों सेम है, पर ये सेम नहीं है। देखो अब ये जो 3 है ना, ये इस पूरे x + 6 के साथ गुणा में है, ठीक है, पूरे ब्रैकेट के साथ। तो अब हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें इस 3 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखो ये ब्रैकेट में है, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज़ इस तरीके से कोष्टक में होती है, ब्रैकेट में होती है, तो उसके साथ कौन सा साइन होता है, गुणा का, ठीक है। तो अगर ये गुणा में है तो उधर जाके कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग में, ये हो जाएगा भाग में, ठीक है। तो अब देखो जब आप इसको काटोगे 3 से कट सकता है, बिल्कुल, ये कटेगा 8 बार, ठीक है। अब x को अकेला करना है, प्लस का 6 है, उधर जाएगा तो माइनस का 6, यानी कि 8 - 6, यानी कि आंसर आपको मिलेगा 2। तो आपने देखा कि दोनों क्वेश्चन देखने में तो एक जैसे लग रहे थे पर सॉल्व में अलग अलग है और आंसर भी हमारे अलग अलग आए। तो बस इन्हीं छोटी छोटी मिस्टेक से हमें एग्जाम टाइम पे बचना है, ठीक है। यही गलतियां हमें नहीं करनी है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और किस तरीके से हम उसको हल कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा चैप्टर था
ठीक है। ये जो हमारी तीनों विधियाँ थी ये आपको अच्छी लगी होंगी और बहुत अच्छे से समझ में भी आई होंगी। तो अच्छी लगी हैं, समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर ये जो हमारे पास समीकरण होते हैं इनका हम अपने डेली लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में किस तरीके से यूज़ करते हैं। तब तक पढ़ते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।